वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए, यूपी पीसीएस के लिए सी सेट का टेस्ट लगाते हैं, एक प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, सी सेट में यूपी पीसीएस में 100 प्रश्न आते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, 33 प्रश्न इसमें से आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। 1/3 की माइनस मार्किंग है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो इन 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न रहते हैं हिंदी के। ठीक है, 15 से 16 प्रश्न तक अंग्रेजी के रहते हैं, 20 लगभग रहते हैं रीजनिंग के, और 20 रहते हैं मैथ के, और बाकी के बच्चे जो 25 प्रश्न है वो दूसरी तरह के रहते हैं, अगर पेपर आपने देखा होगा तो। अब देखिए, हिंदी भी इसमें हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे पूरे टेस्ट में, हिंदी से रिलेटेड, क्योंकि हिंदी भी यूपी पीसीएस के सी सेट में धीरे धीरे टफ होती जा रही है। ठीक है, प्रकारों के प्रकार पूछते जा रहे हैं उसमें। तो इन 20 प्रश्नों में से अगर प्रैक्टिस करके 12 तक आपने करेक्ट कर दिए, ठीक है, इंग्लिश में लगभग 7 से 8 सही कर दिए, ठीक है, तो 20 हो गए। 20 रीजनिंग के हैं, ठीक है, 20, 22 या कभी 18, तो 12 तक वहाँ सही कर दिए तो 32 हो गए, और बाकी 3 से 4 मैथ में बना देना। ठीक है, तो 36 प्रश्न तक करेक्ट कर ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि टोटल 36 ही करने, आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग कम से कम 55-52 तक अटैम्प्ट तो करने पड़ेगा। तो प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, हिंदी भी टफ होती जा रही है धीरे धीरे, इंग्लिश भी थोड़ी टफ होती जा रही है, मैथ रीजनिंग बनाते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट पिछले 2-3 वर्षों में जो है, ऐसा नहीं है कि जीएस में जो है नॉट क्वालिफाइड हो गए, सी सेट में क्वालिफाइड हो गए। बहुत सारे सी सेट में भी नॉट क्वालिफाइड हैं, जीएस में भी नॉट क्वालिफाइड हैं। कुछ ऐसे हैं जो जीएस में क्वालिफाइड हो गए और सी सेट में लुढ़क गए। तो प्रैक्टिस करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट है सी सेट वाला, हिंदी को फोकस करेंगे हम इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो प्रतिकूल में कौन सा समास है, बताइए। प्रतिकूल में कौन सा समास है? प्रतिकूल में है अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जिस समास का पहला पद जो है वो प्रधान होता है तथा दूसरा पद अव्यय होता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में सूचना पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे कि प्रतिदिन, आमरण और यथासंभव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नवरात्रि, सप्तऋषि और तिरंगा में कौन सा समास है, बताइए। देखिए, गिनती हो रही है नवरात्रि, ठीक है, सप्तऋषि, तिरंगा, कौन सा समास हो जाएगा? तो द्रिगु। द्रिगु में का द्रि का जो गु है, ठीक है, इससे होती है गुणा। ठीक है, गुणा कितनी किसकी होती है? नंबरों की होती है। तो इस तरह से आपको इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, द्रिगु समास। तो देखिए, जिस समस्त पद का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। जैसे कि नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। ठीक है, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमणि, 5 मणियों का समूह। और त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समाहार। और तिरंगा, 3 रंगों का समूह इत्यादि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? दुर्गा के पर्यायवाची जगदम्बा है, दुर्गा का पर्यायवाची। सुभद्रा भी दुर्गा का पर्यायवाची है। कल्याणी भी दुर्गा का पर्यायवाची है। त्रिपथका नहीं है। क्यों नहीं है त्रिपथका? त्रिपथका गंगा का पर्यायवाची है। तो देखिए, चंडिका हो गई, भवानी हो गई, जगदम्बा, कल्याणी, महागौरी, कालिका, सुभद्रा, अम्बा, अंबिका, शैलपुत्री, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची हैं। और त्रिपथका किसका है? गंगा का पर्यायवाची है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्याय नहीं है? कौन सा नहीं है गंगा का पर्यायवाची इसमें? जानवी है गंगा का पर्यायवाची। देवनदी गंगा का पर्यायवाची है। विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची है। तनुजा नहीं है गंगा का पर्यायवाची, क्योंकि तनुजा नदी का पर्यायवाची है। तो देखिए, गंगा के पर्यायवाची देख लीजिए, जानवी, विष्णुपदी, देवनदी जो ऑप्शन में दिए हैं। बाकी त्रिपथका है, और त्रिपथगामिनी है, नदीश्वरी है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरधुनी है, सुर नदी है, सुरसरी है, सुरापगा है, और देवापगा है। नदी के पर्यायवाची देखें तो तनुजा है नदी का पर्यायवाची, सरित है, शैला, शोवालिनी है, स्रोतस्विनी है, आपगा है, निम्नगा है, इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं,
कुलंकषा है, तटनी है, सरी है, सारंग है, ठीक है, तरंगिणी है, दरिया है, निर्झरणी है, और क्या है, जयमाला। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। जहाँ किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बताइए। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, बताइए। जहाँ किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुण धर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ होता उपमा अलंकार। तो जहाँ किसी वस्तु की तुलना सामान्य गुणधर्म के आधार पर वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होकर किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। उसका मुख चंद्रमा के समान है, ठीक है। इस कथन में मुख रूप है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर समान धर्म और समान वाचक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, ठीक है, बताइए। क्या है ये, क्या पूछ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रिंटिंग मिस्टेक है, बताइए। लोटा यहाँ पर देशज शब्द है, डिबिया यहाँ पर देशज शब्द है। चषक, चषक होता है एक सुराही के आकार का पात्र जिसमें प्राचीन काल में, मतलब मध्यकाल में जो है, क्या निकालने के लिए, शराब या शरबत निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी देशज शब्द है। टिकट घर जो है विदेशज शब्द है। तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता नहीं है परंतु प्रचलन में है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी और अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी और कलाई। ये चषक इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार। इनमें से कौन सा युग्म फारसी शब्दों का उदाहरण है, बताइए। आराम गिरफ्तार, ठुमरी जूता, अजीब अमीर। फारसी शब्दों का उदाहरण देखिए। ठुमरी जूता तो आपने ऊपर देखा, ये तो देशज शब्द हैं, ठीक है। अमीर अजीब ये अरबी शब्द हैं, अरबी। स्टेशन हॉस्पिटल ये विदेशज शब्द हैं। आराम गिरफ्तार ये फारसी शब्द है, पहला वाला जो है ना, ये युग्म। तो बात करें फारसी शब्दों की, तो देखिए आराम फारसी शब्द है, गिरफ्तार फारसी शब्द है। इसके अलावा जहर फारसी, अफसोस फारसी, किनारा फारसी, नमक फारसी है, ठीक है। खूबसूरत भी फारसी है, बीमार फारसी है, चश्मा फारसी है, बाकी पढ़ लीजिएगा। दरोगा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, फारसी है। हफ्ता वसूल करना फारसी है, ठीक है। जवान भी फारसी शब्द है। अरबी शब्दों की बात करें तो अजीब फारसी है, अमीर फारसी है, किस्मत ख्याल ये फारसी शब्द हैं। वकील भी फारसी है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। इज्जत फारसी शब्द है। किताब कालीन फारसी शब्द हैं, सॉरी अरबी शब्द हैं। अजीब, अमीर, इज्जत, वकील, किस्मत, किताब कालीन फारसी ये हैं ऊपर वाले, अरबी शब्द हैं, ठीक है। तारीख अरबी शब्द है, गरीब अरबी शब्द है। स्टेशन हॉस्पिटल जो है वो विदेशज शब्द है। बाकी ठुमरी और जूते की बात करें तो देशज शब्द है, ठीक है। पॉज मार के पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली शब्द नहीं है। आलपिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इसको, पुर्तगाली शब्द है। बाल्टी पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू भी पुर्तगाली शब्द है, इंपॉर्टेंट है। लाल टैन एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली नहीं है। तो पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। आलपिन है, बाल्टी है, तंबाकू है, अलमारी भी पुर्तगाली है, ठीक है। पिस्तौल पुर्तगाली है, इस्पात पुर्तगाली है, गमला इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली है। कमरा पुर्तगाली है, काजू पुर्तगाली है, तौलिया पुर्तगाली है, कनस्तर पुर्तगाली है। अंग्रेजी शब्दों को देखें तो अफसर अंग्रेजी है, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, अस्पताल, ठीक है। टिकस हो गया, कप्तान हो गया, कप्तान कैप्टन से सब। ऑर्डर अंग्रेजी का शब्द है। इंटर,
एजेंसी, कंपनी, डिप्टी, डायरी, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, थर्मामीटर, जेल अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, काउंसिल अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी शब्दों को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि पढ़ के ही लग जाएगा कि हाँ ये इंग्लिश के शब्द हैं। जैसे प्लेट हो गया, पार्सल हो गया, क्योंकि देवनागरी में वैसे लिखते हैं इनको। जैसे कमीशन अंग्रेजी में कमीशन ही लिखा जाता है। कमिश्नर, कमिश्नर हिंदी देवनागरी में कमिश्नर लिख दिया। क्रिकेट, ठीक है। बोतल को अंग्रेजी में बॉटल लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्दों का युग्म नहीं है? तुर्की शब्दों का युग्म कौन सा नहीं है? कैंची, कुली, चेचक, तोप, गवाह, चाबुक और तमगा, लफंगा। तुर्की शब्द कैंची, कुली तुर्की शब्द हैं। चेचक, तोप भी तुर्की शब्द हैं। अब तमगा और लफंगा और गवाह, चाबुक में बच्चे बताइए इनमें से कौन से तुर्की शब्द नहीं है? देखिए, गवाह, चाबुक जो है ना वो फारसी शब्द हैं। ठीक है, बाकी कैंची, कुली तुर्की शब्द हो गए, लफंगा तुर्की शब्द, चेचक तुर्की शब्द हो गया, तोप, तमगा चुप तुर्की शब्द हो गए। उर्दू, मुग़ल, आका, कालीन ये सब तुर्की शब्द हैं। बेगम, बहादुर, लाश, सौगात, सुराग, ठीक है, चमचा तुर्की शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? विशेषण कौन सा नहीं है? विशेषण नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर विशेषण नहीं है तो विशेष्य होगा। अंकुरित, अंकुर का हो गया अंकुरित विशेषण है। आवश्यक, अवश्य का आवश्यक विशेषण है। अपेक्षा का अपेक्षित विशेषण है। अध्यात्म विशेष है, इसका आध्यात्मिक होना चाहिए विशेषण। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, एक तरफ है विशेष, दूसरी तरफ है विशेषण। अंकुर का अंकुरित विशेषण है, अवश्य का आवश्यक विशेषण है, अपेक्षा का अपेक्षित विशेषण है, अध्यात्म का आध्यात्मिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा शुद्ध है? घर पर सब कुशल हैं, मैंने हंस दिया, मेरा भाई कल को आएगा, अच्छा व्यवहार रखो। मैंने हंस दिया, मैंने हंस दिया या मैं हंस दिया? मैं हंस दिया। मेरा भाई कल को आएगा, को लगाने की आवश्यकता क्या? गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, घर में सब कुशल हैं, घर पर सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं, गलत है। अच्छा व्यवहार रखो, ये शुद्ध है। तो देखिए, कारक संबंधी अशुद्धियाँ बोलते हैं इनको। तो घर पर सब कुशल हैं, गलत है ये। घर में सब कुशल होना चाहिए। मैंने हंस दिया नहीं होगा, मैं हंस दिया। मेरा भाई कल आएगा, ठीक है। अच्छा व्यवहार रखो। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान करनी, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ऊपर शुद्ध हो गया, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी, यानी 3 शुद्ध होंगे यहाँ पर, 1 अशुद्ध होगा, उसी को ढूंढना है। तुम अपनी किताब निकालो, मुझे तुझसे ज़रूरी काम है, आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई, इन सबों ने मेरी शिकायत करी। पहला करेक्ट है, तुम अपनी किताब निकालो करेक्ट है। मुझे तुझसे ज़रूरी काम है, सही है। आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई, इन सबों ने नहीं, इन सब ने मेरी शिकायत करी नहीं होगा, की होगा। सबो गलत है, करी गलत है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो देखिए, जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए इसके। आप आए पर तुम बैठे नहीं, गलत है। आप आए पर आप बैठे नहीं, आप आए पर तुम बैठे नहीं, गलत है। आप आए पर आप बैठे नहीं। और क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल इसके? तुम लोग कल आ जाएंगे, हाँ सॉरी, वह लोग कल आ जाएंगे, गलत है। वे लोग कल आ जाएंगे। तुम तुम्हारी किताब निकालो, गलत। तुम अपनी किताब निकालो। मेरे को तेरे से ज़रूरी काम है, मेरे को तुझसे ज़रूरी काम है। और क्या है? इन सबों ने मेरी शिकायत करी, गलत है। इन सब ने मेरी शिकायत की, ठीक है। मैंने आज काम पूरा कर लेना है, गलत है। मैं आज काम पूरा कर लूँगा। आपको मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ, आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है? कौन सा युग्म शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है, यानी अशुद्ध वर्तनी वाला होगा वो? अनधिकार, अधीन, अंतर्धान, अंत्येष्टि, अनुग्रहित, अभिष्ट, अठखेलियाँ,
अष्टांग योग। अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं क्या या ऐसे लिखते हैं, बताइए। गलत है, ऐसे लिखा जाएगा अनुग्रहित, ठीक है। और अभिष्ट नहीं होता है, अभिष्ट होता है, ठीक है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। चलिए, सीरी बिना किसी बात के आंसर दे रही थी। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, डी करेक्ट है, और सी वाला जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि अनुग्रहित होता है, ठीक है, अनुग्रहित। और अभिष्ट होता है, बाकी अठखेलियाँ सही हैं, टा होता अठखेलियाँ तो गलत होता, अठखेलियाँ ही सही है। तो अनुग्रहित इस तरह से लिखेंगे, अभिष्ट होता है, अभिष्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इकट्ठा, इकट्ठा ऐसे लिखेंगे, टा ठा। उज्ज्वल में दो छोटे छोटे जा बनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछ लेते हैं इसको। तो गलत है, गलत है। उंगलियां, ईमानदारी इस तरह से लिखा जाएगा, उंगलियां सही हैं। उंगलियां अगर ऐसे हो जाता तो वो गलत हो जाता, ये गलत है। तो इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा होता, ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल और ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा अपने अर्थ के संदर्भ में सही नहीं है? आड़े आना मतलब बाधक बनना, क्रोध काफुर होना, गुस्सा गायब होना। कन्नी काटना किसी नई चीज़ या विषय वस्तु का उद्घाटन करना। कोड़ में खाज दुखी में और दुखी, दुख आना, दुख में और दुख आना। तो आड़े आना बाधक बनना करेक्ट है। क्रोध काफुर होना, गुस्सा गायब होना, ये भी सही है। कोड़ में खाज दुख में और दुख, ये भी सही है। कन्नी काटना का मतलब है एक तरह से किसी को निगलेक्ट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना उससे, ठीक है, अनदेखी करना। किसी नई चीज़ या विषय वस्तु का उद्घाटन, वो तो श्री गणेश होता है ना, वो गलत है सी यहाँ पर। तो कन्नी काटने का मतलब है आंख बचाकर निकल जाना, किसी से अनदेखी करना। तो 15 प्रश्न थे ये हिंदी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।